हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। अगर आपको टीचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है या प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। हमने यहाँ DEET+B के जो 3 जुलाई का जो पेपर हुआ था उसकी शुरुआत कर रखी है। 2 पार्ट मैंने पहले डाल दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं। अब ये हमारा तीसरा पार्ट है। देखिए तो निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। अब यहाँ पर दिया गया है कि वाक्य में उद्देश्य, देखिए वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, ये इस पर हम चर्चा करेंगे। वैसे आंसर आपके सामने ही, माँ चाकू से ताज़ा फल काट रही है तो माँ यहाँ उद्देश्य है, लेकिन ये उद्देश्य कैसे हैं इसको मैं एक्सप्लेन करके बता देती हूँ ताकि आपकी समझ में आ सके अच्छी प्रकार से। देखिए जब वाक्य में जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, बाकी जो उसके बारे में जो बात की गई है उसे विधेय कहते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, बाकी जो कर्ता के बारे में जो बात कही जाती है, उद्देश्य के बारे में जो विस्तार से जो बातें कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या किसी पर्सन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगर आपको किसी भी पर्सन में डाउट है या किसी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वो टॉपिक आपको करवाने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ये बार बार मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी आप प्रश्न को सोल्व करें तो है या नहीं है उसके नीचे अंडरलाइन कर ले कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। नहीं तो क्या है कि हम जल्दबाजी में नहीं है कि जगह है को निशान लगा देते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि ये प्रश्न तो बिल्कुल आसान है, हमें आता है, और इसी जल्दबाजी में हम अपने अच्छे खासे नंबर भी गंवा देते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं पूछा गया है। अब देखिए आंसर आपके सामने है, मोटा है, लेकिन क्या किस प्रकार है इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बंधुत्व, लड़कपन, इंसानियत। देखिए आप बंधुत्व, ये बंधु से बना है बंधुत्व, ये बना है बंधु से, और ये बना है लड़का से, और ये बना है इंसान से। जो मैं बोल रही हूँ उसको भी ध्यानपूर्वक सुने ताकि आपके एक पर्सन के साथ साथ बाकी के जो 3-4 पर्सन बचते हैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। आपके एक पर्सन से 4-5 पर्सन तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही उत्तर मिलेगा, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वहाँ पर आपके और भी जो है उसके इर्द गिर्द जो आंसर जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके तैयार होते जाएंगे। देखिए लड़का में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा अगर हम किसी लड़के का नाम रख देते हैं जैसे मोहन, सोहन है जो भी, तो वहाँ पर अगर हम किसी का विशेष नाम रख दें तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। और फिर ये इंसानियत, इंसान से बना है, बंधुत्व बंधु से बना है। जो मोटा है इसमें है भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें मोटा ये है गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य को पहचानिए। अब देखिए वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। संयुक्त यहाँ पर किसी भी प्रश्न को हल करते हुए उसके अर्थ को अवश्य जानें कि उस प्रश्न का अर्थ क्या है। अगर आपने उसका अर्थ जान लिया
तो आपका प्रश्न 50% वहीं पर सोल्व हो जाता है। अगर आप प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो भी आप अर्थ की सहायता से अपने प्रश्न को सही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ करना या मेल करना। तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि अगर वाक्य में संयुक्त पूछा गया है तो संयुक्त किसी न किसी दो वाक्य को जोड़ ही रहा होगा। तो यहाँ पर मतलब यह है कि जो ये सर्वसंयुक्त वाक्य है दो वाक्यों का जोड़ होगा, यानी वाक्य का अपना अलग अलग अर्थ होगा। रही बात सरल वाक्य की, तो सरल वाक्य क्या होगा, जो इसमें एक कर्ता होगा, एक विधेय, उद्देश्य या विधेय होगा। तो उसमें एक कर्ता होगा, बाकी सरल वाक्य में और अथवा ये इस प्रकार के अव्यय नहीं होते हैं। जो मिश्रित वाक्य होता है वो वाक्य जो एक दूसरे पर डिपेंड होता है, यानी एक दूसरे पर आश्रित होता है, लेकिन संयुक्त का दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपके सामने है, मैं अमेरिका जाऊँगा तथा विशेष जीवन वही बिताऊँगा। तो यहाँ पर जो तथा है, अगर देखिए अगर मैं अमेरिका जाऊँगी तो यहाँ पर ये वाक्य ख़त्म हो जाता है। अगर यहाँ पर ये इतना होता मैं अमेरिका जाऊँगी तो ये सरल वाक्य हो जाता। सरल वाक्य कैसे होता, देखिए मैं यहाँ पर कर्ता हो गया और अमेरिका जाऊँगी ये कर्ता का विस्तार हो गया या विधेय हो गया, और अपना शेष जीवन वही बिताऊँगी। तो ये वाक्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए मैं आपको संयुक्त वाक्य की कुछ ट्रिक बता देती हूँ कि पहचान क्या होती है। जैसे तथा है वाक्य के अंदर, और है, इसलिए है, तो इस प्रकार के जो शब्द वाक्य को जोड़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपका वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। तो अभी मैंने आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में चर्चा की हमने। देखिए उद्देश्य, यहाँ पर वाक्य का उद्देश्य पूछा गया है, महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे। तो इस वाक्य में आपको बिल्कुल स्पष्ट में आ जाएगा कि उद्देश्य क्या चीज़ होती है और विधेय क्या चीज़ होती है। तो महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे। महात्मा गांधी कर्ता है यहाँ पर, और हमारे प्रिय नेता क्या है, कर्ता का विस्तार है। तो महात्मा गांधी हो गया उद्देश्य और हमारे प्रिय नेता थे ये होगा विधेय। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी में उद्देश्य है। कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। अभी मैंने आप जो अगले वाले प्रश्न में बताया कि सरल क्या होता है और संयुक्त क्या होता है, मिश्रित क्या होता है। मुझे देखकर वह खिसक गया, मुझे क्या है, कर्ता है, और देखकर वह खिसक गया क्या है, कर्ता का विस्तार है। तो जहाँ पर एक कर्ता और एक विधेय हो वहाँ पर क्या होता है, सरल वाक्य होता है। देखिए ऊपर वाले और है, और से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, और से जुड़ा है तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। वह तब खिसक गया, यहाँ पर हो गया, ये हो गया संयुक्त मिश्रित वाक्य। उसने मुझे, लेकिन वह, तो यहाँ पर ये तीनों वाक्य अलग हैं, और है तो ऊपर में संयुक्त है, लेकिन जो तीसरा है वो किसी से नहीं जुड़ा है, सिर्फ एक कर्ता है और एक विधेय है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। वैसे इसमें आंसर पहले भी लगा रखे हैं। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए तो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। सर्वनाम के भेद का सही विकल्प पूछा गया है, जो मेहनत करेगा जीत उसी की होगी। जो, अब देखिए सर्वनाम के कितने भेद हैं, पहले मैं इस बात को देखती हूँ। पहले तो सर्वनाम क्या चीज़ है इस बात को जानेंगे। जो संज्ञा की जब प्रयोग होते हैं वो उसको सर्वनाम कहते हैं। फिर है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जो मेहनत करेगा उसी की जीत होगी। ये जो और उसी, ये जो और उसी का एक आपस में संबंध बताया गया है, तो इसलिए यहाँ संबंधवाचक वाक्य होगा।
जैसे जो मेहनत करेगा उसी की जीत होगी। तो अगर मेहनत करेगा तो उसकी जीत होगी। मेहनत का और उसका क्या है, एक दूसरे पर आधारित है, यानी एक दूसरे का संबंध है। जो और उसी प्रकार के जो शब्दों से जुड़े हुए वाक्य होते हैं वो संबंधवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य आप सभी जानते हैं, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, तो ये इस प्रकार के चिन्ह से जो वाक्य होता है वो प्रश्नवाचक होता है। जैसे क्या, क्यों, कैसे, इस प्रकार के जो शब्द दिए जाते हैं वाक्य में, तो वो प्रश्नवाचक होता है, यानी प्रश्न पूछा जाता है। और निश्चयवाचक वाक्य वो होता है जिसमें किसी बात की निश्चितता होती है। अनिश्चय, जिसमें किसी बात की अनिश्चितता होती है। सही सर्वनाम का विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर सही सर्वनाम हमें चूज करना है। सही क्या है, सृष्टि सहेली के साथ पढ़ने जाती है। देखिए इस प्रश्न को मैं हल करना आपको बता देती हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आए तो जल्दबाजी ना करें कि जो नहीं आ रहा तो लेकिन जो आपके पास इतना भी कम टाइम नहीं होता है कि आप उसको देखें और तुरंत लगा ले। थोड़ा सा टाइम ले, वहाँ पर उसको खाली स्थान को रख के देखिए। देखिए यहाँ मैं रख के आपको बताती हूँ। सृष्टि उसके सहेली के साथ पढ़ने जाती है। उसके, अब देखो उसके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग का जिक्र हुआ है तो ये उसके स्त्रीलिंग में नहीं होता है, तो ये कट गया। फिर यहाँ देखिए सृष्टि अपने सहेली के साथ पढ़ने, तो ये वाक्य भी आपको खुद ही अजीब सा लगेगा का मतलब जुड़ नहीं रहा है। अगर ऐसे भी आपको नियम नहीं पता है तो भी आप जोड़ के देखिए, जिसे अजीब सा लगे तो वो सही फिट बैठना चाहिए। सृष्टि अपनों सहेली के साथ पढ़ने जाती है, तो यहाँ देखिए सृष्टि अपनी सहेली के साथ पढ़ने जाती है, तो ये इसमें सही बैठ रहा है, तो ये इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखिए हर्षव या दीर्घ ई ऊ के बाद यदि हर्षव या दीर्घ ई यू आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं। अब देखिए हर्षव ई दीर्घ, पहले यहाँ पर देखिए तो संज्ञा का जो जिक्र किया, हर्षव का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो देखिए हर्षव जैसे ए ई ऊ, इसी प्रकार अगर ये आगे पीछे हो सकते हैं, इनमें अगर मिलता है हर्षव मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएगा, यानी छोटे छोटे मिलेंगे तो उनका बड़ा हो जाएगा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और हर्षव का मतलब होता है छोटा। तो देखिए दीर्घ आ ई ऊ ये हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक के शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। राजू ने कहा कि वह मुंबई जा रहा है। देखिए परिमाणवाचक उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो राजू ने कहा वह कल मुंबई जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा उपवाक्य होगा। वाक्य पूरा होता है और उपवाक्य उसका भेद होता है। तो यहाँ पर जो है कल मुंबई जाएगा, जो परिमाणवाचक होता है जिसमें परिमाण होता है, जैसे परिमाण जैसे संख्यावाचक में उसमें गिनती होगी, जैसे 1 2 3। परिमाण में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा, इस प्रकार के होंगे। और विशेषण आपको बताते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण होता है, जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाए वो क्रिया विशेषण होता है। तो वह कल मुंबई जा रहा है, मुंबई में क्या है, संज्ञा है। अब देखिए संज्ञा भी कौन सी होती है, संज्ञा की जैसे व्यक्तिवाचक जानते हैं। तो मुंबई में क्या है, ये एक शहर का, विशेष शहर का नाम रखा गया है। तो इसमें संज्ञा अगर अलग से पूछ ली जाए तो इसमें व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा गया कि उपवाक्य का भेद कौन सा है, तो ये संज्ञा उपवाक्य का भेद हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, यानी दो वाक्य आपस में जुड़े हो तो कौन सा भेद होगा, संयुक्त वाक्य पहचानिए। अभी मैंने बताया कि जैसे और तथा इसलिए आदि शब्दों से जुड़े हुए वाक्य होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए पहला ही रात्रि के 12 बजे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया,
और से जुड़ा है, तो ये पहला ही इसका ऑप्शन हो जाएगा कि रात्रि के 12 बजे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। तो और से जुड़ा है, तो इसमें संयुक्त वाक्य है। मैंने पढ़ना तब बंद कर दिया जब रात्रि के 12 बजे थे, तो ये तो इसमें तो ये वाक्य इसका तो ये गलती है। बंद कर दिया पढ़ना जब रात्रि के 12 बजे थे, जो ही रात्रि के 12 तो ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया, तो ये सही नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो यहाँ पर भी देखिए, मैंने अभी भी बताया आपको कि और तथा एवं और या इसलिए आदि वाक्य हो से जुड़ा हो तो वो संयुक्त वाक्य होता है। पहले तथा से जुड़ा था, और से जुड़ा था, यहाँ पर इसलिए से जुड़ा है, तो यहाँ पर इसलिए से वाक्य जुड़ा है। लड़का बीमार था इसलिए डॉक्टर के पास गया, तो इसलिए से जुड़ा है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बीमार होने के कारण वह लड़का डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास गया लड़के क्योंकि वह बीमार था। ये क्योंकि इसलिए ये वाक्य सही नहीं है, इनमें कुछ गलतियां दी गई है। बाकी मिश्रित वाक्य भी एक दूसरे पर डिपेंड होता है, एक दूसरे पर आधारित होता है। सरल वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसमें कर्ता और विधेय दिए हुए होते हैं। एक कर्ता होता है, एक विधेय, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब देखिए 12 में जो नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमें संधि पहचाननी है कि इसमें कौन सी संधि है। रेखा अंश में, तो रेखा अंश में कैसे बनेगा? रेखा प्लस में अंश, रेखा प्लस में, ये इस प्रकार हो गए। तो यहाँ पर आ होगा और यहाँ पर ए होगा। आ और आ, बड़ा आ और छोटा ए मिलकर आ बनाते हैं, तो ये हो गई दीर्घ संधि। अब देखिए हम संधि के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। संधि मूल रूप से देखी जाए तो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, आप सभी जानते हैं। और जो स्वर संधि है, स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। स्वर संधि के अकेले के 5 होते हैं। दीर्घ होती है, गुण होती है, फिर वृद्धि, फिर होती है यण संधि, फिर अयादि संधि। इस 4 तो आपके सामने है ही। सबसे पहले होती है दीर्घ संधि, और दूसरे पर फिर आती है गुण संधि, फिर होती है वृद्धि संधि, फिर चौथे नंबर पर आती है यण संधि, और 5वें में अयादि संधि। कई बार एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार पूछ लिया गया है कि स्वर संधि के कुल कितने भाग है, तो स्वर संधि के कुल 5 भाग हैं। अगर वैसे पूछा जाए मूल रूप से संधि के कितने भेद हैं, तो मूल रूप से 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर ए आ ई उ, यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ह्रस्व है या दीर्घ है, लेकिन ए आ ई से अगर वाक्य में जो हो तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ये क्योंकि ये बड़ी, जैसे ए ई उ मिलकर जो बनाते हैं, तो लेकिन समान स्वर होने चाहिए। जैसे ए है तो इधर भी आ या ए ही होना चाहिए, इस तरह इस बनती है ये दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो ये बड़ा बनाएंगी, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस प्रकार। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हमें विधेय बताना है कि विधेय का सही विकल्प कौन सा होगा, विधेय कौन सा है। लेखक के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे, तो इसमें क्या है कि हमें विधेय अलग करना है, और विधेय यानी कर्ता होता है, एक कर्ता होता है, एक होता है विधेय। लेखक के आंगन में यहाँ तक है कर्ता, और अनेक पक्षियों के घोंसले थे, ये हो गया विधेय। यानी कर्ता का जो विस्तार होता है उसे हम विधेय कहते हैं। कर्ता के बारे में जो बात की जाती है, तो लेखक के आंगन में यहाँ तक होगा कर्ता, और यहाँ तक अनेक पक्षियों के घोंसले थे, यहाँ तक हो जाएगा विधेय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया विशेषण पदबंध का विकल्प हो। यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध का जिक्र किया गया है। गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी, यानी क्रिया की विशेषता बतानी है। अब गाड़ी बहुत धीमी गति से, गाड़ी से चल रही थी,
लेकिन कैसे चल रही थी, बहुत धीमी गति से चल रही थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी, यहाँ पर ये क्रिया की विशेषता है। निम्नलिखित विकल्पों में मिश्र वाक्य को पहचानिए। यहाँ पर मिश्र वाक्य को पहचानने, मैंने घोड़ा खरीदा और वो तेज चल रहा था। देखिए यहाँ पर ये वाक्य और से जुड़ा है, तो और हमने कई वाक्य ऐसे किए हैं जो और तथा इसलिए से जुड़े हैं, तो यहाँ पर और से जुड़ा है, तो यहाँ पर पहले में हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। मैंने खरीदा, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। तो ये वाक्य तो अगर इसको लेखने की दृष्टि से देखा जाए तो ये तो गलत ही है। मैं बहुत तेज़ दौड़ता है वह घोड़ा जो मैंने खरीदा, तो ये भी गलत है। लेकिन मैंने जो घोड़ा खरीदा वह बहुत तेज़ दौड़ रहा था, तो यहाँ पर और तथा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें क्या है, मिश्र वाक्य है और से जुड़ा है वो है संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। तो यहाँ पर भी कोई ऐसे कोई दिया नहीं है, तो जो साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं, ये मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। आज तो सारे ही वाक्य के भेद दिए गए, सारे सिर्फ इस प्रकार के वाक्य। चलो कोई बात नहीं, आपका ये टॉपिक अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएगा। ये एग्जाम में दिए गए प्रश्न हैं, ये 3 जुलाई का पेपर है। शिखा की बहन ने अपनी सहेलियों को जन्मदिवस पर मिठाई खिलाई। इसमें क्या है, उद्देश्य पहचानना है। शिखा की बहन ने, यहाँ तक क्या होगा, उद्देश्य होगा। शिखा की बहन ने अपनी सहेलियों को जन्मदिवस पर मिठाई खिलाई, तो अपनी सहेलियों को जन्मदिवस, यहाँ पर क्या होगा, विधेय होगा। ये यहाँ तक क्या होगा जाएगा, विधेय। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये क्या होगा, विधेय होगा। और शिखा की बहन ने, ये होगा उद्देश्य, और अपनी सहेलियों को जन्मदिवस पर मिठाई खिलाई, ये होगा उद्देश्य, विधेय और उद्देश्य। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपवाक्य का नाम बताइए। उपवाक्य का नाम, वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रम करता है। तो जो परिश्रम करता है, यहाँ से हमने देखना है कि ये कौन सा उपवाक्य है। क्रिया विशेषण, जो परिश्रमी होता है, तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं दी गई है, तो क्रिया विशेषण नहीं होगा। परिश्रमी होता है, तो काल का मतलब होता है समय, जो काल का यानी समय का बोध कराए। कब अगर हम कब लगाकर आंसर करते हैं तो हमें जो उत्तर प्राप्त होता है, तो वहाँ पर होता है काल सूचक। तो यहाँ पर कोई समय का जिक्र नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। संज्ञा उपवाक्य, जो संज्ञा होती है जो परिश्रमी, तो ये भी नहीं होगा। विशेषण यानी उस इंसान की विशेषता है जो परिश्रमी होता है, तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य ठीक रहेगा। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प पहचानिए। अब हमें सरल वाक्य ढूंढना है, तो यहाँ आपके सामने दिया गया, आदमी की आमदनी के अनुसार खर्च करो। यहाँ पर आमदनी के अनुसार, यहाँ सिर्फ एक ही लाइन में वाक्य, यानी और तथा एवं किंतु परंतु लेकिन किसी प्रकार कोई नहीं दिया गया है। आमदनी के अनुसार खर्च करो, सीधी सप्रश्न की, तो यहाँ पर सरल वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य नाम बताइए। जब तुम मेरे घर आए तब मैं घर पर नहीं था। प्रधान उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य नहीं है, क्योंकि प्रधान, जब तुम मेरे घर आए, विशेषण की कोई विशेषता भी नहीं है, कोई संज्ञा भी नहीं है, यानी कि उसकी क्रिया विशेषण, यानी उसकी विशेषता है क्रिया की। जब तुम मेरे घर आए तब मैं घर पर नहीं था, यानी कि उसकी क्रिया की विशेषता कि जब तुम मेरे घर आए थे तब मैं घर पर नहीं था, तो ये यहाँ पर हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रश्न जो रीडर प्लस बी में पूछे गए हैं ये आगे भी उसी एग्जाम में पूछे जाए,
क्योंकि इस प्रकार के हर जितने भी एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो नेट हो, चाहे नेट JRF हो, चाहे KVS NVS या PGT स्क्रीनिंग, जितने भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस बात के वहम में ना रहें कि RET+B में पूछे गए तो उसी एग्जाम में आएंगे। ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इन्हें अवश्य याद कर लें। भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध को किस शैली में लिखा? भारतेंदु ने दिल्ली दर्पण निबंध, यानी पहली बात तो हमें ये याद करनी है कि भारतेंदु दिल्ली दरबार दर्पण किसका निबंध है? दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु का निबंध है। एक बात तो ये एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से तैयार हो जाता है कि दिल्ली दरबार दर्पण किसका निबंध है, तो आप कहेंगे भारतेंदु का। अब ये किस शैली में लिखा गया है? दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ बन जाता है। संस्मरण है, संस्मरण की जो कुछ यादें होती हैं जो हमारी पीछे की, तो वो संस्मरण निबंध होता है। काव्यात्मक होता है, जैसे काव्य की, जैसे पद में जो लिखा जाता है, जैसे कविता। व्यंग्यात्मक शैली होती है, जैसे व्यंग्य या कोई कटाक्ष करके जो बात कही जाती है वो व्यंग्यात्मक होता है। तो यहाँ पर जो भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण लिखा वर्णनात्मक, यानी कुछ उसका अच्छी प्रकार से कुछ विस्तार किया गया होगा, विस्तार पूर्वक, तो वर्णनात्मक ये निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, जरूरी नहीं है कि व्यंजन का व्यंजन से ही। देखिए, जैसे स्वर संधि में क्या होगा कि स्वर का स्वर से मेल होगा, चाहे वो अलग हो सकते हैं स्वर के। जैसे 11 स्वर संधि में क्या होंगे, जैसे 11 होते हैं, जैसे ए आ ई उ रे री ए आई ओ आउ, यहाँ तक क्या होते हैं स्वर संधि बनती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि व्यंजन संधि के अंदर दोनों तरफ ही व्यंजन हो। ये भी हो सकता है कि जैसे व्यंजन के साथ स्वर भी मिल सकता है, व्यंजन के साथ व्यंजन भी मिल सकता है। तो लेकिन क्या है कि स्वर संधि का ये नियम है, दोनों तरफ स्वर ही होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन व्यंजन संधि का ऐसा कोई नियम नहीं है, व्यंजन का व्यंजन से ही मेल हो। व्यंजन का स्वर के साथ भी मेल हो सकता है, व्यंजन का व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने आनंद कादम्बनी के संपादक कार्य किया? ये है पत्र का नाम आनंद कादम्बनी और इसके संपादक का नाम हमें बताना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अंबिका प्रसाद व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बाबू महादेव सेठ। तो आंसर आपके सामने है। आनंद कादम्बनी पत्रिका के जो संपादक थे वो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन थे। ये देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इसको आप अवश्य याद कर लें। पत्र पत्रिकाएं से एक प्रश्न बनता ही बनता है, तो आप सारी पत्रिकाएं कर लें तो अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं पत्रिका करवाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपके वहां से स्पष्ट करवा दूंगी। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। सही संधि वाला विकल्प हमें ढूंढना है। देखिए, जब भी हम किसी के टुकड़े करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोनों तरफ से उसका अर्थ निकलना चाहिए। अगर दोनों तरफ से अर्थ निकल रहा है तो वो संधि आपकी ठीक होगी, और नहीं निकल रहा है तो वो गलत होगी। तो ये फर्स्ट नंबर पर आप ये बात अवश्य याद रखें। अब देखिए, सट प्लस आनंद जो संधि का नियम है, ये व्यंजन संधि का नियम है कि सट का ट का डे में बदल जाता है। ट ठ ड ड ये अपने ही व्यंजन के तीसरे में बदल जाता है। अपने ही जो होती है ना कै च ट त पे, ऐसी जो लाइनें होती है, जैसे कै का तीसरा हो गया, कै ख ग हो गया, कै का ग हो जाएगा, च छ का छ हो जाएगा,
और ट का ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। सट प्लस आनन, आनन का मतलब होता है मुख, तो षडानन इसका आंसर आ जाएगा। ओडियो के महान कवि कौन थे? ओडियो के महान कवि थे सरला दास, नाबादास, अग्रदास, हरदेदास, ये सारे हिंदी कवि हैं। हिंदी वर्णमाला में ए और ए क्या क्या है? देखिए मैं बता दूं कि कई बार बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो ये बात आज मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। आज के बाद आपको इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। कुल वर्ण कितने होते हैं हिंदी में? 52। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। और स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाकी संयुक्त सर ये अंतस्थ ये आदि पार्टों में बटे होते हैं, जब मैं इसका जो है टॉपिक करवाऊंगी तब आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब मोटा मोटा बता देती हूँ कि हिंदी वर्णमाला में कुल क्या होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। लेकिन जो अंग और अंग होते हैं ये क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं। अब देखिए अयोगवा का क्या मतलब है, इसका अर्थ अयोगवा इसका नाम क्यों पड़ा? अयोगवा का मतलब होता है कि ये न तो स्वर हैं पूरी तरह और न ही व्यंजन है। अगर हम इनको लिखते तो स्वर की जगह हैं, जो स्वर के साथ लिखते हैं, लेकिन इनका उच्चारण होता है व्यंजन की तरह। अयोगवा, योग का मतलब होता है जोड़, और किसी भी शब्द के आगे जैसे बहुत से ऐसे शब्द हैं जो ऐसे शुरू होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे उपसर्ग की। किसी भी शब्द के आगे अगर ए उपसर्ग लग जाता है तो वो नकारात्मक में चला जाता है, यानी उसका भेद नहीं कि उसका अर्थ निकलने लगता है। और वाह का अर्थ होता है वहन करना, मतलब ये किसी के साथ जोड़ नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी अर्थ का वहन करते हैं। इसका मीनिंग ये होगा किसी के साथ जोड़ न रखने पर भी ये अर्थ को वहन करते हैं, क्योंकि ये लिखे तो स्वर के साथ जाते हैं और इनका उच्चारण होता है व्यंजन की तरह, तो इसलिए इनका नाम अयोगवा पड़ा। लेकिन अयोगवा की अब कुल कितने? ये 2 ही होते हैं अयोगवा, इनकी संख्या 2 ही होती है, इनकी ज़्यादा संख्या नहीं होती है। और दोनों की आपके सामने है अंग और ए, ये दो संख्या में अयोगवा होते हैं हिंदी में। दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद का विकल्प पहचानिए। अब ये संविधान बहुत बार पूछा गया है, संविधान में सही संधि विच्छेद ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से पूछे जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, ये सलाह है आपके लिए, जब भी आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो अपने प्रीवियस ईयर पेपर को अवश्य याद करके जाएं। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अवश्य तैयार कर लें। तो यहाँ पर सम प्लस विधान, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी भी एक बात को मैं आपको बता दूं, किसी भी वर्ण के ऊपर ये बिंदी लग जाती है, ये लगती है तो वहाँ पर मैं होता है, मैं, जैसे यहाँ पर संविधान, वहाँ नीचे मैं उतर जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नी प्लस सेद, इसमें क्या है? विसर्ग संधि है नी प्लस सेद में, तो यहाँ विसर्ग का ये षटकोण वाले स में परिवर्तन हो जाएगा निषेध। देखिए यहाँ पर अगर और मैं आप सबको ऑप्शन बता दूं, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि किसी भी जब भी आप किसी शब्द के टुकड़े कर रहे हैं ना, तो उसका अर्थ आना हमें ज़रूरी है। अब निषेध है, ये कोई शब्द नहीं होता है। निषेध है, ये भी नहीं है। निषेध तो ये वैसे अगर शुद्ध अशुद्ध में भी आपके काम आएंगे, तो इनको अच्छी प्रकार से देख लें, क्योंकि एग्जाम में शुद्ध और अशुद्ध भी पूछे जाते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए।
सही संधि विच्छेद वाला शब्द देखना है। तो देखिए यहाँ पर सही संधि विच्छेद देखना है। अभी भी मैंने बताया कि जब हम व्यंजन संधि में कुछ नियम होते हैं वो मैं जब संधि करवाऊंगी तो करवा दूंगी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ मोटा। जब भी देखिए दिक ये कै है, ये तीसरे में अपने ही व्यंजन के तीसरे में बदल जाएगा। तो ये गै का और कै का गै में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कै का अब हमने गै में बदल दिया। तो यहाँ पर अगर किसी भी वर्ण के नीचे अगर ये हलंत लग जाता है, इस प्रकार देखिए जैसे इसके नीचे ये हलंत लगा है, तो हलंत लग जाता है तो कै उसके बाहर आ जाता है, वो वर्ण आधा हो जाता है। तो यहाँ पर कै के नीचे हलंत है इसलिए ये आधा गै लिखा गया है। कै के नीचे हलंत है इसलिए ये आधा लिखा गया। अगर यहाँ पर हलंत नहीं होता तो कै इसके अंदर ही होता, और अगर हमने नीचे हलंत लगा दिया इसका मतलब कै उसमें बाहर आ गया। एक बात और बता दूँ आपके लिए कि हर व्यंजन में कै छिपा होता है। हर व्यंजन, कोई ऐसा व्यंजन नहीं होगा जिसमें ए नहीं है, सारे ही व्यंजन ए से बने होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से रस सूत्र के व्याख्याता हैं? यहाँ पर रस सूत्र के व्याख्याता है, यानी कौन से ऐसे लेखक हैं जो रस को मानने वाले हैं। ये लोलट है, शंकुक है, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, ये चारों क्या है, ये रस के व्याख्याता हैं। अगर हम संप्रदाय की बात करें, अगर हम रस की बात करें तो ये सबसे प्राचीन है। और रस सूत्र के प्रवर्तक या शुरुआत किसने की थी? तो ये भर्तृमुनि ने की थी। और कौन सी बुक में की थी? ये नाट्य शास्त्र में की थी। तो ये प्रश्न भी जो मैं बोल रही हूँ आप उनको भी अच्छी प्रकार से सुन ले, ताकि एक प्रश्न नहीं आपके 4-4, 5-5 प्रश्न भी क्लियर होते हुए चलें। निम्न में से कौन सी नागरणी प्रचारणी सभा के संपादक नहीं है? अब आपसे पूछा गया कि नागरी प्रचारणी सभा के संपादक नहीं है, तो ऐसा जब प्रश्न आता है तो उसमें ये होता है कि बाकी तो होते हैं लेकिन एक नहीं होता है। देखिए रामचंद्र शुक्ल है वो ऑप्शन आपके सामने, ये नागरी प्रचारणी सभा के संपादक नहीं है। अब ये तीनों है, तो इसकी ट्रिक मैं बता दूं आपको कैसे याद रखने, क्योंकि हम कई बार एग्ज़ाम का इतना प्रेशर होता है कि हम वहाँ पर आते हुए भी गलत निशान लगा देते हैं। तो उसके लिए देखिए ये तीनों ही देवताओं के नाम हैं, इस बात का ध्यान रखें कि तीनों देवताओं के नाम है। जैसे ठाकुर, शिव कुमार, अगर आप ठाकुर नहीं भी याद रखोगे तो इसको याद रखें ठाकुर शिव श्याम राम, शिव श्याम राम, इसको हम 2-3 बार रिपीट करें, शिव श्याम राम। तो शिव श्याम राम है वो क्या है, नागरी प्रचारणी सभा के संपादक हैं, और रामचंद्र शुक्ल नहीं है। देखिए ठाकुर शिव कुमार सिंह, श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र, ये तीनों क्या है, नागरी प्रचारणी के संपादक हैं। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की। मिट्टी की बारात, अब देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि मिट्टी की बारात कैसे। देखिए जो हमारे शिव भोलेनाथ थे वो क्या है कि ज़्यादा दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। आप सभी जानते छाल के वस्त्र पहनते थे, और उन्होंने भौतिक जो चीज़ें थी, जो सांसारिक जो चीज़ें थी उनका उन्होंने त्याग कर रखा था। तो मिट्टी की बारात, अब देखिए ऐसे नागार्जुन, दिनकर, दिनेश कुमार शुक्ल, ये तीनों क्या सामान्य आदमी हैं, हमारी तरह सामान्य ज़िंदगी जीते थे। अब शिव भगवान ऐसे थे जो सामान्य ज़िंदगी नहीं जीते थे, वो क्या है कि अपने सीधी सादी ज़िंदगी जीते थे। तो मिट्टी की बारात, अब शिव ही ऐसे होंगे जो मिट्टी की बारात लेके आएंगे, और हमारे जैसे इंसान तो ऐसे हैं नहीं जो मिट्टी की बारात लेकर जाते हैं। तो इस बात को अपने ये ऐसा कोई नियम है नहीं, मैं सिर्फ आपको याद करवाने के उद्देश्य से बता रही हूँ। मिट्टी की बारात शिवमंगल सुमन की रचना हो जाएगी, ये सिर्फ याद करवाने का तरीका है, बाकी ऐसी कोई बात इसमें है नहीं। निउनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का चरित्र है? निउनिया, ये पात्र चरित्र भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये पात्र और ये चरित्र भी आप उसको याद रखें।
पहली बात मैं बता दूं आपको, ये सारे जो उपन्यास हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, तो न्यूनिया है बाणभट्ट की आत्मकथा के न्यूनिया पात्र हैं। न्यूनिया पात्र किसके हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा के। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का सही विकल्प पहचानिए। अत्यंत, अत्यंत में कौन सी संधि होगी? पहली बात, जैसे अत्यंत में देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है कि दोनों तरफ ए आ ई उ ये होंगे। गुण संधि में ए ओ अर का नियम होता है, ए प्लस ई बन के ए बनता है, ओ ए ओ अर हो गए। ये कुछ ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। गुण संधि में ए और आर बनेंगे, अयादि में बनेंगे, जैसे आई ओ आउ से बनेंगे। और यण में होते हैं, यण में जितने भी वो होते हैं सब, जैसे ये रह ल के बाद क्या होता, ये रह ल के पहले क्या होगा कि आपका आधा वर्ण होगा। देखिए अब यहाँ पर ये से पहले आधा तय दिया गया है, और ये किस संधि का नियम है? यण संधि का नियम है कि वहाँ पर जो है आपके 95% ऐसी बातें होती हैं पर आपको आधे वर्ण मिलते हैं, तो यण संधि हो जाएगी। क्योंकि यहाँ वैसे इसका देखा जाए अति प्लस अंत, अत्यंत, ऐसे हो जाएगी। निम्नलिखित में भाषा विज्ञान की पद्धतियाँ कौन सी हैं? भाषा विज्ञान की वर्णनात्मक, साहित्यिक और ऐतिहासिक है। वर्णनात्मक का मतलब होता है किसी चीज़ को वर्ण के लंबा। साहित्यिक मतलब जो साहित्य से जुड़ी हो, हमारे जैसे हिंदी साहित्य से जो प्राचीन था। और ऐतिहासिक जो चीज़ है जो हमारे पहले इतिहास से जुड़ी हो, इतिहास से संबंधित बातें हों। हमारे हर देश का अपना एक इतिहास होता है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। मात्रादेश, मात्रादेश का मतलब होता है माता का आदेश, तो या मात्र प्लस आदेश, यानी माता का आदेश, मात्र प्लस आदेश, मातृदेश। तदनुसार अब देखिए मैं आपको बता चुकी, तय का जो है इसमें तीसरे में परिवर्तन हो रहा है, तय का दै में। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें होगी व्यंजन संधि। बाकी जो तीन ऑप्शन है ये तो क्या है? अशुद्ध है। ये तीनों अशुद्ध हैं, इनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो आप शुद्ध और अशुद्ध का भी ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम में शुद्ध और अशुद्ध भी पूछ लिए जाते हैं। हिंदी के प्रथम इतिहासकार पूछा गया है, तो हिंदी के प्रथम इतिहासकार हैं घासीदास। अब घासीदास ने कौन सा हिंदी में प्रथम इतिहास साहित्य जो लिखा था? तो उसका नाम है इस्तवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। हिंदी के प्रथम साहित्यकार या इतिहासकार थे इस्तवार घासीदास, और उनका ग्रंथ था इस्तवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। अब ये पूछ लिया जाता है कि घासीदास के इस्तवार द लिटरेचर का ग्रंथ का भाषा क्या थी? तो वहाँ पर आपकी हो जाएगी फ्रेंच भाषा थी। अब फ्रेंच भाषा क्यों थी? क्योंकि ये फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांस देश के विद्वान थे, इसलिए फ्रेंच भाषा ही लिखेंगे। अपनी भाषा में इन्होंने हिंदी जो साहित्य लिखा है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, मैं यहाँ पर बात करती हूँ शिव सिंह सेंगर के बारे में, अगर ये पूछ लिया जाए तो हिंदी में, ध्यान दीजिए, हिंदी में, हिंदी जैसे हिंदी भाषा में हिंदी का साहित्य किसने लिखा? तो हिंदी में हिंदी का साहित्य शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। और शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का क्या नाम था? शिव सिंह सरोज था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी अपने प्रवृत्तियों के हिसाब से ग्रंथ लिखे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखे हैं। रामचंद्र शुक्ल एक आलोचनात्मक साहित्य लिखते थे, ये आलोचना करते थे। परम जमाम ईश्वर प्रेमेश्वर, ये क्या बनेगा? परमेश्वर। परमेश्वर में कौन सी संधि होगी? परमेश्वर ए ओ अर
आता वहाँ पर क्या होती है, गुण संधि। तो यहाँ पर में ए आया है तो ये गुण संधि है परमेश्वर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक हथौड़ा वाला घर में हुआ किसकी पंक्ति है? एक हथौड़ा वाला घर, एक हथौड़ा वाला घर में हुआ किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल की। देखिए, केदारनाथ अग्रवाल का एक उपनाम, कवियों के उपनाम बहुत पूछे जाते हैं, तो उनको भी एग्जाम की दृष्टि से आप याद रखें। केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि भी कहा जाता है। अब इन्हें केन क्या चीज़ है, इन्हें केन का कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये घंटों बैठ कर के नदी के किनारे सुस्ताते थे, इन्हें आपस में बातचीत, अपने आप से बातचीत करते थे। यहाँ उनको केन नदी के किनारे बैठना अच्छा लगता, तो केन एक नदी का नाम है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको इन प्रश्नों से संबंधित कोई डाउट है, कोई सस्पेंस है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप कोई टॉपिक करवाना चाहते हैं, आपको किसी टॉपिक में सस्पेंस है, तो भी लिखें, मैं वो टॉपिक करवाने के लिए तैयार हूँ। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी तो भी अवश्य बताएं। अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम आने वाली वीडियो में अपनी गलती को सुधार सकें। बाकी सारे प्रश्न एग्जाम की जिसमें भी पूछी जाती है हिंदी, उसमें महत्वपूर्ण है, आप इन्हें अवश्य याद करें। बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन श्योर हो ऐसी मैं कामना करती हूँ, और अपने दोस्तों तक अवश्य इसको शेयर करें। धन्यवाद।